एवरीवन, कैसे आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर सीटेट 7 जुलाई 2024 की, जिस दौरान मैं आप लोगों को हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। आप लोग इसको एज अ टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट देने के बाद में आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम उदाहरण है। लेखन कौशल का उच्चतम स्तर पूछा है कि लिखने के लिए सबसे जो हाईएस्ट लेवल हो सकता है वो कौन सा हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला आता है सही वर्तनी, दूसरा आता है संयुक्ताक्षर लिखना, तीसरा आता है लेख लिखना और चौथा आता है वाक्य में कठिन शब्दों का प्रयोग करना। तो देखिए, आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कि लेखन कौशल का सबसे उच्चतम और लिखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है। सही वर्तनी भी इंपॉर्टेंट होती है, संयुक्त अक्षर भी लिखना जरूरी होता है, लेख लिखना भी जरूरी होता है और वाक्य में कठिन शब्दों का प्रयोग भी जरूरी होता है। लेकिन हम लोगों को ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो इन ऐसी ऐसा एक ऑप्शन जो इन चारों का ही निचोड़ हो। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन बताऊं, लेख लिखना। अब जब आप लोग लेख लिखेंगे तो उसमें सही वर्तनी का भी उपयोग करेंगे, संयुक्ताक्षर भी लिखेंगे और वाक्य में कठिन शब्दों का भी प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा लेख लिखना। और लेखन कौशल का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है वो लेख लिखना होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक। सेकंड है अमूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक। तीसरा है मूर्त, विवरणात्मक और अवधारणात्मक। चौथा है अमूर्त, अवधारणात्मक और अवधारणात्मक। तो देखिए, अब हमको पता है कि भाषा जो होती है वो कभी अमूर्त नहीं हो सकती, तो यहाँ पर अमूर्त वाले ऑप्शन तो अलग हो जाएंगे। उसके बाद में आता है भाषा शिक्षक के रूप में, यानी अगर हम भाषा के शिक्षक हैं तो भाषा मूर्त होगी, विवरण भी होगा। अब भाषा में क्या होती है, अवधारणाएं होती है या विश्लेषण होता है। तो हमको पता है कि भाषा जो होती है वो विश्लेषणात्मक होती है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की मुख्य प्रक्रिया क्या होती है। तो भाषा अर्जन की मुख्य प्रक्रिया होती है साहचर्यजन्य, दूसरा है सुमेलन, तीसरा है युक्तिजन्य और चौथा है सामाजिक। तो देखिए, सामाजिक भी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को लग रहा होगा और बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो बिना सोचे समझे जो है वो सामाजिक ही लगा देते हैं। लेकिन देखिए, सामाजिक के बारे में तो वाइगॉट्स्की बताते हैं और जो पियाजे हैं उन्होंने साहचर्य की बात नहीं करी है। और क्योंकि साहचर्य जन्य जो होता है, साहचर्य यानी कि सबके साथ बैठ के सबके साथ मिलकर काम करना, इसके बारे में वाइगॉस्की ने बताया है। और सुमेलन तो कोई पियाजे के अनुसार कोई वर्ड ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा युक्तिजन्य। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके की ट्रिक भी लगा सकते हैं अगर आप लोग इस तरीके की ट्रिक्स लगाएंगे ना, क्योंकि देखिए, साहचर्य जो वाइगॉस्की से रिलेटेड है, सामाजिक जो है वो भी वाइगॉस्की, तो ये दोनों ऑप्शन अपने आप कट हो गए। सुमेलन जो पियाजे से रिलेटेड नहीं है। अब युक्तिजन्य भले ही हमें आंसर नहीं पता था, बट हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या उपयोग होता है। देखिए, और क्वेश्चन क्या पूछा है, समग्र भाषा उपागम। समग्र का मतलब बताना है हम लोगों को। पहला है क्रिया, दूसरा है साहित्य, तीसरा है बाल कविताएं और चौथा है खिलौने। तो यहाँ पर हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा होगा पेडागोजी के हिसाब से, बाल कविताएं। सबको यही लग रहा होगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे भी यही आंसर ठीक ठीक लगा था, लेकिन जब मैंने ओरिजिनल आंसर की देखी, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया, तब समझ में आया कि इसका आंसर बाल कविताएं भी नहीं है, खिलौने भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो साहित्य है। अब साहित्य क्यों है उसका मतलब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है उसको आप लोग देखिए कि समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए क्या एक उपकरण है। समग्र, देखिए, जब आप लोग समग्र की बात करते हैं ना, बाल कविताओं में, तो अगर आप लोग बाल कविताएं लगाते हैं तो बाल कविता में सिर्फ और सिर्फ बाल कविता ही आएगा। खिलौने होंगे तो सिर्फ और सिर्फ खिलौने ही होंगे। और कोई भी कार्य होगा तो बालक द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जाएगा। लेकिन हम लोगों को समग्र पूछा है। समग्र में आपका साहित्य, और साहित्य में सब जो होता है वो सब तरीके की चीजें आ जाती है, इसीलिए सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल भौतिक प्रतिक्रिया तो टी आर
पी में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है कुल भौतिक प्रतिक्रिया में? देखिए विद्यालय की बात हो रही है तो शिक्षक की, अभिभावक की, परिवार की या विद्यार्थी की? देखिए कुल भौतिक प्रक्रिया प्रतिक्रिया होती है, यानी कि अगर कोई भी रिस्पॉन्स किया जा रहा है, बच्चा कोई भी काम करता है तो उसका सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑब्वियसली शिक्षक के द्वारा ही किया जाएगा। यहाँ पर अभिभावक की, परिवार की और विद्यार्थी की स्वयं की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? पठन कौशल से तात्पर्य पूछा है शुद्ध उच्चारण करना, हाँ ये बात तो ठीक है। अक्षरों को पहचान पढ़ना, ये बात भी ठीक है। समझ के साथ पढ़ना, ये भी ठीक है। और कठिन वाक्यों को पढ़ना, ये भी ठीक है। अब देखने में तो हम लोगों को सारे के सारे जो है वो ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, बट पेडागोजी में हमेशा जो है वो हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कि हम किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं। पठन कौशल का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको अगर हम लोग समझने के साथ साथ पढ़ रहे हैं तो वो चीज सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि शुद्ध उच्चारण करना भी अपने आप में बेस्ट है। लेकिन मान लीजिए हमने शुद्ध उच्चारण कर लिया बट वो वर्ड हमें समझ में ही नहीं आया, उच्चारण तो ठीक है, अक्षरों को तो पढ़ लिया, कठिन शब्दों को तो पढ़ लिया, लेकिन उसको समझा ही नहीं, तो क्या उस शब्द का कोई मतलब है? नहीं। तो समझ के साथ में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, समझ के साथ पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या होता है? शैक्षिक पक्ष यानी कि भाषा की जो पाठ्यपुस्तक होती है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। अभी हम लोग हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी पढ़ाकोजी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी की बुक में सबसे बेस्ट पॉइंट क्या होता है? पढ़ने लायक पुस्तक की वर्तनी होती है, पुस्तक में चित्रों का स्थान होता है, विषय वस्तु का चयन होता है, वर्तनी तथा चित्र सज्जा के साथ में उत्तम विषय वस्तु होती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा विषय वस्तु का चयन। क्यों होगा? तो देखिए भाषा की कोई भी बुक है, उसके अंदर सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि हम लोगों को कौन सा चैप्टर उसके अंदर डालना है और कौन सा चैप्टर नहीं। पुस्तक की वर्तनी वो तो हमें पता है कि सही ही होगी, चित्रों के स्थान भी जरूरी है, वर्तनी भी अच्छी होनी जरूरी है, और चित्र साज सज्जा वगैरह सब कुछ अच्छा होना जरूरी है। लेकिन उन सबसे ज्यादा ठीक होना जरूरी क्या है? विषय वस्तु। अगर विषय वस्तु ही ठीक नहीं है तो वो पुस्तक जो है वो कभी भी शैक्षिक पक्ष उसका जो है वो उच्चतम नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधि पर विचार करना है, यानी कि यहाँ पर कुछ जो है वो गतिविधियां दी जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहेंगे? यानी कि यहाँ पर 4 गतिविधियां दी गई है हमारे पास में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पर बोला है कि अगर कोई भी बच्चा है उसके अंदर संप्रेषण कौशल को विकसित करना है, तो इसमें कौन सी ऐसी जो बात है वो हम अपनाएंगे? पहला है, वह एक अभिनेता है, सप्ताहांत पर मैं सुबह जा रहा हूँ और फिर मैं 5 बजे वापस आऊंगा। थर्ड ऑप्शन है, अपने मित्र से पूछो कि वह सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों। चौथा है, अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछे जिसका ध्यान वे समूह चर्चा के समय करते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने का, यानी कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन को अगर विकसित करना है तो बच्चे से जो है वो क्यों जैसे सवाल पूछने चाहिए। अगर आप लोग फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पर क्या पूछा है कि वह एक अभिनेता है, बस। तो इसमें क्या संप्रेषण किया? कोई संप्रेषण नहीं है, सिर्फ व्यक्ति द्वारा कहा गया है कि वो एक अभिनेता है। दूसरा ऑप्शन है, सप्ताह पर मैं सुबह जाऊंगा और शाम को वापस आऊंगा। तो इसमें क्या कम्युनिकेशन हो रहा है? ये तो जस्ट एक लाइन हो गई। लेकिन अगर आप लोग थर्ड ऑप्शन देखते हैं तो क्या बोला है कि अपने मित्र से पूछो कि वह सप्ताह में कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों। तो आपका मित्र बताएगा कि मुझे वहां जाना पसंद है और क्यों पसंद है, तो बच्चा क्या करेगा? क्यों का जब कारण बताएगा ना तो उसमें संप्रेषण करेगा। और चौथा क्या बोला है कि अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछो जिसका ध्यान वे समूह चर्चा के समय करते हैं। अब समूह चर्चा करते टाइम अगर कोई भी बच्चा किसी बात पर चर्चा करेगा और बात बताएगा और 2-3 पॉइंट बताएगा तो बच्चा क्या करेगा? गतिविधि संप्रेषण करेगा ना। तो इस तरीके से ये दोनों हमारे ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारा थर्ड और फोर्थ ठीक है, वो ऑप्शन हमको फोर्थ ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्टीफन क्रेशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? पहला है सीखना, दूसरा है अर्जन, तीसरा है सुनना और चौथा है संप्रेषण। स्टीफन क्रेशर के अनुसार पूछा है तो अचेतन प्रक्रिया स्टीफन क्रेशर के अनुसार जो है वो अर्जन है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है
वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे डैश का व्यापक उपयोग करते हैं, यानी कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं बच्चे वाइगोस्की के अनुसार, कि वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से करते हैं। आंतरिक भाषा, व्यक्तिगत भाषा, निजी भाषण या मौन भाषण। तो कौन सी ऐसी भाषा है? तो बच्चा अगर वाइगोस्की के अनुसार अगर कोई भी बालक अगर किसी जटिल कार्य को कर रहा है तो मतलब वो निजी भाषण कर रहा है। जब वो बच्चा खुद को ही रेगुलेट करने का काम करेगा। निजी भाषण का मतलब होता है सेल्फ रेगुलेशन। बच्चा खुद से बातें करेगा, खुद को रेगुलेट करेगा। बच्चा जब खुद को रेगुलेट करेगा तो वो किसी भी कार्य को चुटकियों में सॉल्व कर पाएगा। तो वाइगोस्की के अनुसार यहाँ पर हमारा निजी भाषण ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि पियाजे के अनुसार भाषा विकास का डैश से डैश तक होता है। पियाजे के अनुसार निजी से व्यक्तिगत, निजी से सामाजिकगत, आत्म केंद्रित से सामाजिक और सामाजिक से आत्म केंद्रित। देखिए पियाजे के अनुसार पूछा है, किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। और पियाजे ने क्या बोला है? पियाजे ने तो हमेशा बोला है कि बच्चा जो है वो पहले आंतरिक रूप से सीखता है, फिर वो बच्चा समाज में आता है। तो आत्म केंद्रित से सामाजिक, तो थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 के एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण देती है। इस दौरान वह दूसरों के विचारों से सहमति भी प्रकट करती है और न ही दूसरों के नजरिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश करती है। पियाजे के अनुसार किस प्रकार से भाषण में शामिल है? देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि एक 5th क्लास की एक बच्ची है, वो क्या करती है, भ्रष्टाचार के कारणों पर अपने तो दृष्टिकोण प्रस्तुत कर लेती है, लेकिन ना तो वो दूसरों की बातों से सहमत होती है और ना ही किसी दूसरे के नजरिए से देखने की कोशिश करती है। यानी कि वो बच्ची क्या कर रही है, वो बच्ची सेल्फ सेंटर्ड है। यानी उसका ऐसा मानना है उस बच्ची का कि जो भी बोल रहा है सामने वाला वो बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने जो बोला है वो ही बिल्कुल ठीक है। वो खुद को वो खुद को एकदम परफेक्ट समझने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर बच्ची किस प्रकार की स्टेजेस में आ सकती है? सामाजिक भाषण तो है नहीं, क्योंकि बच्चे जो है वो अपने हिसाब से खुद को रेगुलेट कर रहा है। व्यक्तिगत भी होगा नहीं और निजी भाषण भी नहीं होगा। वो बच्ची क्या है, वो बच्ची जो है वो खुद को ही सेंटर में समझ रही है, सेल्फ सेंटर्ड है, वो अपने आप को सही मान रही है। यानी वो आत्म केंद्रित है, वो खुद को लग रहा है कि मैं एकदम सही हूँ। तो पियाजे के अनुसार जो है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्याकरण की संरचनाओं को समझाना है तो एज अ भाषा शिक्षक आप क्या करेंगे? समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करना और विद्यार्थियों के विभिन्न संरचनाओं की खोज करने देंगे। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक व्याकरणिक अभ्यास करने के लिए देंगे। देखिए कोई भी बच्चा होता है उसको हम लोग व्याकरणिक अभ्यास यानी कि जो ग्रामेटिकल जो ड्रिल्स होती है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम लैंग्वेज के लिए कभी भी नहीं देते हैं। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को पुस्तक से संरचनाओं को याद करना। देखिए याद करना तो अपने आप में ही नेगेटिव पॉइंट होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला आता है, विद्यार्थियों के विभिन्न संरचनाओं पर कोई प्रदत्त कार्य दे देंगे, यानी कि बच्चे को कोई भी काम करने के लिए दे देंगे कि आप इस कार्य को करो और आप लोग व्याकरण की संरचनाओं को समझ जाएंगे। अब हम लोगों को ये चारों ही चीजें ठीक लग रही है, लेकिन हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर अगला हम लोग देखें फर्स्ट ऑप्शन में कि समृद्ध लिखित सामग्री भी दे देंगे बच्चे को और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने के लिए देंगे। आप लोग यहाँ पर वर्ड देखें तो वर्ड क्या दिया हुआ है, खोज। और जीन पियाजे क्या बोलते हैं, जीन पियाजे खोज के बारे में ही बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमारे हिंदी पेडागोजी के आज और 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो हमारे सीबीटी मोड एग्जाम होते थे उसके जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है ये वही प्रीवियस क्वेश्चन है। आप लोगों के इस टेस्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके अलावा कौन सी क्लासेस मुझे लेने की ज़रूरत है वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।